आज सीआरपीसी के ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि समाज में बहुत ही देखने को मिलता है। लोग बोलते होंगे मेंटेनेंस का केस लगा दो, मेंटेनेंस ये ले लो, मेंटेनेंस में वो ले लो, है ना। तो ये सुविधा नहीं है, ये एक ब्रह्मास्त्र है, चाहे वो पति के लिए मान लो, चाहे वो पत्नी के लिए मान लो। अब सीआरपीसी जब आप पढ़ोगे तो पति का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन इसको पढ़ना है हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 24 और 25 के साथ रिलेट करके, तब जाके ये सब्सटेंटिव जो राइट को बताता है, जो डिनोट करता है। इसलिए ये क्या है, सब्सटेंटिव राइट का प्रोसीजर बताया है, सब्सटेंटिव राइट को बताया गया है सीआरपीसी के 125, जबकि मैटर कहाँ है, फैमिली कोड का ही मैटर है ना। तो ये वाली चर्चा इस पर करी गई है। ये वास्तव में प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन सब्सटेंटिव राइट इसमें इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसकी प्रोसीजर बताई गई है पूरी कहानी। 2001 में 125 में अमेंड हो गया है, और जो 24 सितंबर की बात है, और वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर, है ना, तो इनके बारे में प्रोविज़न आया कि एक पति है और या कोई व्यक्ति है। इसमें व्यक्ति वर्ड का यूज़ किया गया है, व्यक्ति वर्ड का यूज़ है, पति वर्ड का यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा। हमें ये भी जानना है इंट्रोडक्शन, सिनॉप्सिस के बारे में अगर चर्चा कर लें तो सिनॉप्सिस क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में सेम वही है कि सीआरपीसी प्रक्रियात्मक विधि है, क्यों इसका ऑब्जेक्ट है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो 125 से लेके 128 तक का हमें कवर करना है। 125 में मेंटेनेंस का पूरा प्रोसीजर चलता है। 126 में प्रोसीजर बताई गई है कि कैसी चलेगी, तो 6 महीने समन ट्रायल जैसी, समन ट्रायल जो समन केसेस चलते हैं उस हिसाब से चलेगी। 127 में अल्टरनेशन की बात करते हैं, और 128 में उसमें बताते हैं परिवर्तन के बारे में। चलिए, अब मेंटेनेंस कैन बी क्लेम्ड, कौन मेंटेनेंस कर सकता है, इसके बारे में बात होती है, ये भी जानना है। क्या मुस्लिम महिला अपने राइट के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ये भी जानना है। और क्या जानना है, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन, क्या कंडीशन होगी 125 में मेंटेनेंस पाने के लिए, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 24-25 में भी मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। अबडक्टिंग जो एडॉप्शन और जो मेंटेनेंस एक्ट खुद ही बना 1956 का, 18, 19, 20 में इनको दिया गया है क्या, मेंटेनेंस के प्रोविज़न। तो ये हैं वास्तव में। तो फिर 125 के तहत मेंटेनेंस की क्या कंडीशन रखी गई, तो ये हमें जानने के लिए सीआरपीसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा कि कीवर्ड क्या आएंगे। पहला तो है पर्सनल, जो पर्सन है अनेबल मेंटेनेंस हिमसेल्फ हरसेल्फ, मतलब जो पर्सन है या तो अनेबल है या तो जानबूझ के नेग्लिजेंसली क्या कर रहा है, वो मेंटेनेंस करने से बच रहा है। सफिशिएंट मीन्स है भी और नहीं भी है ना। इन सब की जानकारी के बाद ही कहाँ अपन मेंटेनेंस के लिए ट्राई करेंगे। नेग्लिजेंस टू रिफ्यूज़, मना करता है देने के लिए, या नेग्लिजेंस, ठीक है। स्पेशल रिक्वायर जो भी है, अदर स्पेशल रिक्वायर, जैसे कि वाइफ मस्ट नॉट बी लिविंग, रहने के लिए मना करती है। सेपरेट, म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो गई है। वाइफ मस्ट नॉट बी लिविंग एडल्ट्री, है ना। तो ये वाली चीज़ें कंडीशन है कि वो एडल्ट्री देखेंगे, एडल्ट्री चेक करेंगे, और लिविंग से, म्यूचुअल कंसेंट से अलग हुए हैं, ठीक है। अब इनकार कर रही है रहने से, कुछ कॉज है कि बिना ही ऐसे इनकार कर रही है। तो मेंटेनेंस देने के कई ग्राउंड होते हैं जो कि 125 में हमें पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे कि 125 क्या है, 125 हमसे बोलता क्या है, और 125 के पूरे फुल प्रोविज़न के साथ अब हम अपने चार्ट को देखेंगे कि क्या है हमारा चार्ट। है सेक्शन 125 का ऑब्जेक्ट क्या है। 125 जो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, तो मेंटेनेंस का क्या मीनिंग लगा रहे हैं आप लोग। मेंटेनेंस का मीनिंग ये नहीं है कि कोई भी पति है, पत्नी है, उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी दी जाए। मेंटेनेंस एक उसका मेंटेन बना रखे, भुखमरी बचाने के लिए। अगर क्लियर वर्ड बोलूं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि भुखमरी को रोकने के लिए, जो भूखे लोग मर रहे हैं, जिनको पति ने छोड़ दिया है, पत्नी ने छोड़ दिया है, अगर वो भूखे हैं, प्यासे हैं, मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में 125 आपके पास भगवान के रूप में दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ आप आवेदन कीजिए और मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कीजिए। ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर देते हैं प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट JMFC। किस बिहाफ पे ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है नेग्लिजेंस टू रिफ्यूज़। आप क्या करते हो,
उसका जो रखरखाव करने के लिए आप क्या करते हो, मना करते हो, उपेक्षा करते हो, उपेक्षा का मना करते हो, तब जेएमएफसी आपको ऑर्डर देता है कि आप मासिक भत्ता दीजिए। कितना भत्ता दीजिए? मासिक भत्ता दीजिए। अगर मासिक भत्ता बात करें कि जो 125 में तो अभी अमेंडमेंट हुआ 2001 में, लेकिन अमेंडमेंट अगर होता, पहले का चेक करते तो पहले दिया जाता था 1 रुपये से लेके 500 रुपये तक का, मतलब अप टू 500 रुपये तक का था। लेकिन अब क्या कर दिया, इसको अनलिमिटेड कर दिया। मजिस्ट्रेट को ऑन मेरिट परिस्थितियों को देखते हुए मेंटेनेंस डिसाइड करने का क्या दे दिया गया है, ये प्रोविज़न जोड़ दिया गया है। तो हमें जानना है 125 से लेके 128 की पूरी मेंटेनेंस की प्रक्रिया, कैसे अल्टरेशन होता है, कैसे प्रोसीजर होती है, किस किस को मिलता है, किस को नहीं मिलता है, क्या कंडीशन है पाने की, ये सब चीज़ें। चलिए सबसे पहले तो इसको रीड विथ करना है। एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 24-25 के साथ रीड करना है। सेक्शन 24-25 किसके बारे में बात करता है? ये पति पत्नी दोनों के बारे में बात करता है। क्या बात करता है कि पति पत्नी दोनों ही किसी अदर पर्सन से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। पति पत्नी दोनों माइनर हैं, अपना खर्चा नहीं उठा सकते, तो अपने पापा से क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इस टाइप से बारे में बात करता है। इसी धारा की जो सबसेक्शन 2 बारे में बात करता है, वो बात ये करता है कि जो पति है वह अपनी पत्नी से क्या मांग सकता है, मेंटेनेंस मांग सकता है। ये भी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 और 24 के तहत है। इसी में एक हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, इसमें जो सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 18, 19 का सब सेक्शन 2 और 20। सेक्शन 18 बात करता है हस्बैंड ऑलवेज मेंटेन हिज वाइफ, मतलब अपनी पत्नी को आजीवन रखरखाव के लिए मेंटेन करना पड़ता है। चाहे शादी होती है तो करना ही पड़ता है, लेकिन शादी से जब वह अलग होती है तब भी अगर वह उनके पति के साथ रहना नहीं चाहती, व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहती, तब भी क्या करना पड़ता है, हमेशा जो सेक्शन 18 है वो बोलता है कि आपको अलाउंस करना है, आपको भत्ता देना पड़ेगा अपनी पत्नी को आजीवन। दूसरा बात करता है 90 सेक्शन 90 जो बात करता है विडो वाइफ के बारे में। कोई विधवा है जिसका हस्बैंड खत्म हो गया है, तो वह अपने ससुर से, फादर इन लॉ से क्या मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। शर्त एक ही है कि भैया उसने क्या ना किया हो, वापस से विवाह ना कर लिया गया हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन मांगने की है कि हस्बैंड नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी स्वयं की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसकी स्वयं की अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो थोड़े से चांस कम हो सकते हैं, अथवा उसकी स्वयं की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपना मेंटेनेंस करने के लिए पढ़ी लिखी नहीं है, तब वह अपने फादर इन लॉ से क्या मांग सकती है, मेंटेनेंस की दायित्व ही है। सेक्शन 20 बात करता है चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड मतलब 2 प्रकार के चाइल्ड होते हैं, एक लेजिमेट होता है, इलेजिटिमेट होता है। धर्मज होते हैं और एक अधर्मज होते हैं। धर्मज मतलब वैध, जिसका पापा उसका बेटा। अधर्मज पापा लेकिन महिलाएं अलग, माँ अलग, सौतेल, स्टेप मदर। अब बात करते हैं कि जो मदर है, मदर फादर को तो हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, क्या स्टेप मदर को भी मेंटेनेंस मिल सकता है? उसकी कंडीशन है, स्टेप मदर को मेंटेनेंस मिल सकता है। कंडीशन ये है कि यदि उनका क्या है, कोई चाइल्ड ना हो, तब वो पेरेंट्स के रूप में इंक्लूड हो सकती हैं। ये बोलता है सेक्शन कि पेरेंट्स के रूप में इंक्लूड किया गया है स्टेप मदर को, और ये सेक्शन 20 बात करता है। लेकिन एक कंडीशन है कि उनकी कोई चाइल्ड, उनकी कोई संतान ना हो। यदि इनकी कोई संतान है स्टेप मॉम की, तब मेंटेनेंस जो लेजिटिमेट चाइल्ड है वो नहीं देगा। ये बात हमने समझी कि हमें ये सेक्शन इसके साथ रीड करना है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा बैरेक्ट का लर्निंग सेक्शन होगा कि हमें बैरेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फिर देन इसके बाद केस लॉ पे बात करेंगे, केस लॉ की कहानी, कैसे किस केस लॉ में क्या क्या बोला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेक्शन 125 जो कि मेंटेनेंस कैसे लेते हैं, कौन ले सकता है, इसके बारे में बात करता है।
क्या पनिशमेंट होती है अगर आप मेंटेनेंस नहीं दोगे, कितने टाइम पीरियड में हमें आवेदन करना है। तो ये सब चीज़ें 125 के तहत हम पढ़ने जा रहे हैं। 125 बात करता है कि 125 के सबसेक्शन फर्स्ट का जो ABCD दिया है, ABCD में क्या है, ABCD ए में दी गई है वाइफ जो अपना मेंटेन नहीं कर सकती, उसके बारे में बात है। चाइल्ड, बी और सी में जो चाइल्ड है, चाहे वह वयस्क पुत्री हो, अवयस्क पुत्री के बारे में बात है। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड के बारे में उसकी बात दी गई है कि अगर कोई धर्मस्थ संतान है, वह माइनर है, तो उसका भरण पोषण उसके माँ बाप करेंगे। यदि कोई अधर्मस्थ संतान है, उसके माँ बाप हैं, तो वो करेंगे। अब इसमें जो बोला गया है कि जो पुत्री है, अवयस्क पुत्री, उसका तो भरण पोषण करने का है राइट, लेकिन जो वयस्क हो गई है उसके बाद उसका भरण पोषण करने का राइट नहीं है। उसके माँ बाप को वयस्क पुत्री का भरण पोषण नहीं कर सकते, ये इसमें दिया गया है। 125 के 1 के डी में है फादर मदर, जो कि जोड़ा गया 2001 के अमेंडमेंट से, ये सब जोड़ा गया है। तो इसमें फादर मदर का भी भरण पोषण करने का राइट बनता है, तो वो भी राइट, उनका राइट बनता है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। कब मांगना है, कब कंडीशन में मेंटेनेंस दिया जा सकता है, जब आपके पास भरपूर साधन है उनको मेंटेन करने के, तब आप क्या करते हो, नेग्लिजेंस करते हो, उपेक्षा करते हो, या भरण पोषण के लिए क्या करते हो, इनकार करते हो, मना करते हो। और ये दोनों चीज़ जब प्रूफ हो जाती है, नेग्लिजेंस या इनकार जब क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तब क्या होता है, मेंटेनेंस के लिए JMFC सर, कौन, JMFC, जो कि हम पहले पढ़ा है कि JMFC क्या देंगे, मंथली अलाउंस का आपको क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। मंथली अलाउंस का आपको ऑर्डर देंगे, मानसिक भत्ता देने के लिए क्या करेंगे, आदेश दे सकेंगे, तो वो आदेश की तारीख से मानसिक भत्ता आपको देना पड़ सकता है। अब जो इसमें फर्स्ट वर्ड है 125 के 1 के ए में वाइफ का मीनिंग क्या है। वाइफ का मीनिंग ये है कि वाइफ किसको बोलेंगे, वाइफ उसको बोलेंगे जो लीगली वेडिंग है, जो वैध शादी होती है उसको वाइफ बोला गया है, वो आपकी पत्नी है। अब पत्नी में इंक्लूड क्या है, विडो वाइफ है, तो हाँ जी हाँ, पत्नी में इंक्लूड किया गया है विडो वाइफ को। लेकिन जब तक उसने क्या ना कर ली हो, दूसरी शादी नहीं करेगी, तब तक वह आपकी पत्नी मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। तो पत्नी में इंक्लूड है विडो वाइफ, ठीक है। लीगली मैरिड, पर्सनल लॉ में जो बताया गया है, जिस तरीके से शादी हो जाती है, हिंदू मैरिज एक्ट में जिस तरीके से शादी का बताया गया है कि मांग में सिंदूर है, हाथ में शाखा है, इस तरीके की जो प्रोविज़न है वो आपकी पत्नी बन सकती है, तो वो पत्नी वो वाली पत्नी है। हस्बैंड प्रूफ मैरिज, उसको प्रूफ करना पड़ेगा मैरिज को। यदि हस्बैंड पे ये संदेह होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पहली शादी है वो वैलिड है, दूसरी शादी इनवैलिड है। ये सब प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पे रहता है, हस्बैंड पे रहता है। जैसे कि IPC के मैटर में होता है 497, 494, बाइगेमी 495, है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। जो चाइल्ड वाली बात होती है, चाइल्ड वाली बात हम पढ़ के आए हैं कि जो लेजिटिमेट होती हैं, इलेजिमेट होती हैं, स्टेप मॉम होती हैं, उनका अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो वो इसमें आ जाते हैं। फादर और मदर वाले भी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई मदर है, स्टेप मदर है, यदि उनका कोई चाइल्ड नहीं है तो वो चाइल्ड से, जो उनसे उनके हस्बैंड हैं, उनके जो इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं, उनसे भी क्या कर सकती है, मांग सकती है मेंटेनेंस। यदि उनका अगर चाइल्ड है तो वो क्या नहीं मांग सकती, मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। चलिए अब हमें करना है, जैसे इसका जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो माइनर फीमेल के बारे में बात करता है, अवयस्क पुत्री के बारे में बात करता है कि अवयस्क पुत्री क्या है, अपने पिता से क्या मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो जाता है, जैसे उसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, विवाह के बाद यदि हस्बैंड के पास इनसफिशिएंट मीन्स होते हैं, पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, तब वह अपने पिता से क्या मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर जारी कर सकता है। ये वाली बात। प्रोवाइजो, जो सेकंड प्रोवाइजो है वो मंथली अलाउंस की बात करता है। क्या बात करता है कि मंथली अलाउंस की अगर प्रोसेस पेंडिंग पे चली है, क्या होता है, मेंटेनेंस का केस लगा देते हैं तो अब कोर्ट उसको सुनवाई हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देगा, और इन सब में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड लगता है, पेंडिंग पे है, तब उस कंडीशन में एंट्रीम मेंटेनेंस की क्या की जा सकती है, मांग की जा सकती है। पेंडेंसी ऑफ केस में एंट्रीम मेंटेनेंस की मांग की जाएगी, और एंट्रीम मेंटेनेंस की मांग में कोर्ट जो JMFC सर हैं वो क्या ऑर्डर देंगे, वो प्रोसीडिंग ऑफ कॉस्ट, जो कार्यवाही का खर्चा है प्लस जो मंथली अलाउंस है उसको जोड़ के एंट्रीम मेंटेनेंस हस्बैंड पे लगा देंगे, तो वो देना पड़ेगा। और एंट्रीम मेंटेनेंस की जो डेट है वो कब स्टार्ट होती है, जो 125 के 2 में बोला है, वो डेट ऑफ ऑर्डर से क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। चलिए
अब एंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बात कर लें तो एंटरिम मेंटेनेंस क्या है, एप्लीकेशन लगाते हैं उसके लिए लगती है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जब लगती है तो एप्लीकेशन में जब तामील होता है, एप्लीकेशन आवेदन की तामीली की दिनांक से 60 दिन के भीतर भीतर उसका क्या किया जाता है, डिस्पोज निपटारा किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60 दिन के भीतर भीतर एंटरिम मेंटेनेंस का निपटारा किया जाना है, तब डिसाइड होगा कितना क्या है कैसा, कि उसका पूरा कॉस्ट जोड़ना है, अलाउंस जोड़ना है, तब दिया जाएगा। 125 के 3 पे बात कर लेते हैं, जो पनिशमेंट के प्रोविज़न है, दांडिक उपबंध के बारे में बात करता है। कैसा बात करता है पनिशमेंट के प्रोविज़न के बारे में, कि मजिस्ट्रेट क्या करता है, मेंटेनेंस के लिए मंगवाने के लिए वारंट जारी कर देगा। अगर आप दे नहीं रहे तो क्या करेंगे, वारंट जारी करेंगे। अब वारंट जैसे जारी किया तो वारंट जारी किया, और आप प्रत्येक माह की क्या किया, आपने ब्रीच किया, प्रत्येक माह का आपने क्या किया, भंग करा, आप मेंटेनेंस दे नहीं रहे, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे, माह पे माह बढ़ते जा रहे, ठीक है। तो उस कंडीशन में वारंट जारी हुआ, तब आपको मजिस्ट्रेट के पास पावर है 1 माह से लेके 12 माह तक के कारावास की, जबकि इसमें लिखा है 1 माह, उपबंध दिया है कि 1 माह के लिए, प्रत्येक भंग के लिए 1 माह, लेकिन अगर भंग पे भंग करते जा रहे हो तो 12 माह तक जा सकता है। अब इसमें क्या है कि ये पनिशमेंट कैसे चलती है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की नहीं है कि आपने, कोर्ट ने बोला था कि मेंटेनेंस दो तो आपने मेंटेनेंस का क्या किया है, अवमानना की है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। ये सिर्फ ओनली ऑन मेंटेनेंस ना देने की क्या है, पनिशमेंट है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो इसके प्रोवाइजो में बोलता है, एक और जो बोलता है कि मजिस्ट्रेट उस मामले में वारंट जारी नहीं करेगा जब आप खुद ही मेंटेनेंस लेने के लिए उद्ग्रहणीय नहीं हो, आवेदन नहीं करते हो। जब आप आवेदन करोगे तो कब करोगे, 1 साल के भीतर भीतर क्या करना है, आपको आवेदन करना है। 1 साल के भीतर भीतर क्या करना है, आपको आवेदन करना है। अब इसमें कुछ ग्राउंड बताए हैं कि आप मेंटेनेंस की, अगर आपने इस शर्त पे मेंटेनेंस मांग रहे हो, प्रस्थापना कब नहीं कर सकते, जब या तो पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से क्या हो गए, अलग रहे हों, आपसी सहमति हो गई कि हमें अलग रहना है, तब आप डिमांड नहीं कर सकते। या तो कोई पति है वो मिस्ट्रेस में रहता है, या उसने कोई दूसरी शादी कर ली है ना, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या मेंटेनेंस का आधार बनता है, लेकिन इनकार करने का आधार नहीं बनता। इस कंडीशन में आपको क्या देना है, फिर मेंटेनेंस देना है। यदि वाइफ है, एडल्ट्री के केस में रहती है, एडल्ट्री में रहती है, तब उस कंडीशन में आप मेंटेनेंस नहीं दोगे। अगर वो मांगती है कि मेंटेनेंस दो, तब नहीं दोगे, क्योंकि वाइफ क्या एडल्ट्री में रह रही है, ठीक है। या विदाउट कॉज, पर्याप्त कारण के बिना पत्नी अलग हो जाती है, इनकार करती है पति के साथ रहने से, तो उस कंडीशन में क्या नहीं देना पड़ता है, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। चलिए अब हम कुछ लैंडमार्क केस के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे जुड़े हुए जितने भी केस हैं, किस केस में क्या बोला गया है, किसको मेंटेनेंस देना है। तो बात करते हैं केस लॉ पे। अब सर्वप्रथम जो केस लॉ है जो वाइफ से रिलेटेड बात करता है, वो है खेमचंद्र ओम प्रकाश वर्सेस गुजरात राज्य। इसमें क्या होता है, अपीलार्थी में एक पत्नी जीवित रहती है, और वो जीवित रहने के दौरान या तो जीवित है, या तो तलाक की जो प्रोसीडिंग है वो अभी रद्द नहीं हुई है, मतलब तलाक की प्रोसीडिंग पेंडिंग पे है। तब अगर वह दूसरी पत्नी उससे भरण पोषण का मांग करती है तो उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि रीज़न भी यही है कि वो दूसरी पत्नी का जो विवाह है, क्योंकि पहली पत्नी क्या थी, जीवित थी, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 494 आईपीसी के तहत वो क्या है, वॉइड है। पहली कंडीशन तो ये है, तो मेंटेनेंस नहीं मांग पाएगी। दूसरा जो इसमें है विजय मनोहर अरवट वर्सेस काशीराम रामराज के केस में, कि मतलब माता पिता विजय मनोहर अरवट काशीराम रामराज के केस में विवाहिता और अविवाहिता पुत्री से मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं। कौन, माता पिता। इस वाले केस में, विजय मनोहर अरवट वाले केस में मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं, चाहे वह विवाहित पुत्री हो या अविवाहित पुत्री हो। मोहम्मद अहमद खां वर्सेस साहेबानो, इस वाले केस में जो मुस्लिम महिला है, वो मुस्लिम महिला मेंटेनेंस पाने के हकदार है। कब पाएगी, कैसे पाएगी, इस वाले में देखा था कि इद्दत की अवधि तक पाएगी। यदि इद्दत की अवधि खत्म हो जाती है तो वह उसके माता पिता से मेंटेनेंस पाएगी। यदि इसके बाद जो उसमें बोर्ड होता है, जो वक्फ बोर्ड होता है, उससे क्या पाएगी, मेंटेनेंस पाएगी। ये हमारे पूरे केस लॉ थे। और इसी के साथ जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं जो हमारी 126 है, 127 है, 128 है, क्या बोलते हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं इसकी भी, कि 126 क्या बोलता है। 126 में बताई गई है प्रोसीजर, 126 में क्या बताई गई है, प्रोसीजर बताई है।
127 क्या है, 127 में बताया गया है अल्टरेशन, और 128 में है प्रवर्तन, मतलब इन्फोर्समेंट। कि कैसे होगा प्रोसीडिंग, कैसे चलेगी, समन केस, समन मामले जो कि चलते हैं, समन मामले जैसे 6 महीने की जो प्रोसीडिंग वगैरह बोला गया है, तो समन मामले के तहत क्या चलेगी, प्रोसीडिंग चलेगी। और इसमें जो दूसरा बोलता है प्रोवाइजो, वो बोलता है एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में। क्या बात करता है, एक्स पार्टी ऑर्डर। यदि व्यक्ति को मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया है, वो जानबूझ के नहीं देता है, ये नहीं देता है, उसको कोर्ट बुलाती है, उसकी हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के पास वो जानबूझ के डिफॉल्ट करता है, वो आता नहीं, इनकार करता है, तब उस कंडीशन में क्या कर देती है, कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है। और फिर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, फिर इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए, इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए, अपस्त कराने के लिए वो आता है 3 माह के भीतर भीतर उसको क्या लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन, आवेदन लगाना पड़ेगा। सेटिस्फाइड कराने का आवेदन कितने माह के भीतर लगाना पड़ेगा, 3 माह के भीतर लगाना पड़ेगा। और ये 3 माह काउंट होंगे कहाँ से, ऑर्डर ऑफ, डेट ऑफ ऑर्डर से, आदेश की दिनांक से ये 3 माह क्या होंगे, हमारे काउंट होंगे। तो ये 126 था। अल्टरेशन, मतलब अल्टरेशन में क्या है, अल्टरेशन में जो कंटेम्प्ट ऑफ सिविल कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ, जो कंटेंट ऑफ सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट, ये क्या करेंगे, ये अल्टरेशन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना मेंटेनेंस आपको दिला सकते हैं ऑन मेरिट, स्वाभाविक के हिसाब से। ठीक है, इसमें 128 में आदेश की प्रतिलिपि के बारे में बात करते हैं कि ऑर्डर की एक कॉपी देंगे उस पक्ष को जिसने क्या मेंटेनेंस की मांग की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और उस हिसाब से क्या है, इन्फोर्सिबल ऑर्डर करा लेंगे। ये वाले हमारा पूरा ये था, जहां वह रहेगा वहां इन्फोर्स कराना पड़ेगा। मतलब इन्फोर्स कहाँ होगा, ऑर्डर की फ्री कॉपी दो, और जहां वह रहता है, जहां वह रहेगा वहां पे जाके इन्फोर्स कराओ। ठीक है, प्रोसीजर में वही है कि समन केस के मामले चलेंगे कि वह जो 126 है, 126 में थोड़ा सा और है, 126 में कि जहां वह है, जहां उसकी पत्नी निवास करते हैं, जहां वह लास्ट टाइम निवास करे थे, इस टाइप से वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ठीक है, ये वाली पूरी मामली थी। समझ में आया बात को कि 126, 127, 128 हो गया, 125 हम पढ़ चुके हैं, साथ में हमने केस लॉ भी देखे। तो इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी।